फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले जो भी टॉपिक्स थे वो डिस्कस हम कर चुके हैं, फंक्शंस वगैरह, उनके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 2.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। ये रिलेशंस गिवन है और सेट की फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में गिवन है। इनमें से कौन से फंक्शंस होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? दो कंडीशंस है हमारे पास। पहली कंडीशन तो डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा, डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, वो एक से ज्यादा एलिमेंट से जुड़ा ना हो, केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा हो। चलिए उसके आगे कहता है, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर वो फंक्शन है तो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। सो पहला केस है हमारे पास, रिलेशन आपको गिवन है। रिलेशन में आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर 2 1 हो गया, दूसरा 5 1 हो गया, तीसरा 8 1 हो गया, फिर 11 1 हो गया, फिर 14 1 हो गया, फिर 17 1 हो गया। ठीक है जी। चलिए अब इसको एरो डायग्राम से समझाता हूं आपको। विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी। देखिए ये एक सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। बाहर लिखता हूं, सेट बी हो गया। चलिए ओके, तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सेट ए में वो एलिमेंट्स आएंगे जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। तो 2 आ जाएगा इसमें, 5 आ जाएगा इसमें, 8 आ जाएगा इसमें, 11 आ जाएगा इसमें, 14 आ जाएगा और 17 आ जाएगा। ठीक है जी। सेट बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो बी में एक ही एलिमेंट आएगा 1, क्योंकि देखिए इनमें जो सेकंड एलिमेंट है वो सभी में क्या है? 1 है। ठीक है, समझे? ओके, अब वो ये रिलेटेड है आपस में। 2 रिलेटेड है 1 से, 14 भी रिलेटेड है 1 से, 5 भी रिलेटेड है 1 से, 8 भी रिलेटेड है 1 से, 17 भी रिलेटेड है 1 से और 11 भी रिलेटेड है 1 से। सारे 1 से रिलेटेड है। सो सेट ए में, अब इसको फंक्शन के लिए चेक करते हैं ना, तो सेट ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहा, सबकी इमेज है और इमेज क्या है? 1 है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ इमेज, और वो इमेज यूनिक है। देखिए 2 की इमेज 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं है, 1 के अलावा और कुछ नहीं है, तो वो यूनिक इमेज होगी 2 के लिए। ऐसे ही 5 की इमेज क्या है? 1 है, 5 की इमेज भी क्या है? 1 है, 1 के अलावा कुछ और तो नहीं है। सो 5 के लिए वो क्या हो गई? यूनिक इमेज हो गई। सो इसी तरीके से सेट ए के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। तो दोनों कंडीशंस हमारी, फंक्शन की जो दोनों कंडीशंस हैं वो हमारी फुलफिल हो रही हैं। सो ये फंक्शन होगा, यस इट विल बी ए फंक्शन। ठीक है, गॉट इट। ये कांस्टेंट फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा आपका। ये जो फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, उसमें है कांस्टेंट फंक्शन एक आपका। तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि आप डोमेन से कोई भी वैल्यू लो, आंसर में आपको, इमेज में आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। जैसे यहां इमेज में हमेशा क्या मिल रहा है? आपको 1 मिल रहा है। गॉट इट। सो ये फंक्शन होगा। सब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, तो जो सेट ए है वो डोमेन हो गया, ठीक है, और रेंज क्या होगी? रेंज सेट बी हो गया, या लिख देता हूं मैं, रेंज विल बी सेट कंटेनिंग 1 ओनली। ये रेंज होगी। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए रिलेशन आपको गिवन है जिसमें वैल्यूज हैं आपके 2 1, वैल्यूज मतलब एलिमेंट्स। रिलेशन के सेट में जो एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स होंगे क्या? ऑर्डर्ड पेयर। सो 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है। जब तक आपको फंक्शंस अच्छे से क्लियर ना हो और जब तक आप इनमें कंफर्टेबल फील ना करें, तब तक एरो डायग्राम जो है उसको बना के आंसर दें, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखिए, सेट ए
जो डोमेन है उसके एलिमेंट्स देख लेते हैं वो कौन से होंगे। जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके पहले एलिमेंट्स, तो 2 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 और 14। तो ये सेट ए में एलिमेंट्स हो गए, डोमेन के एलिमेंट्स हो गए। सेट बी में रेंज के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो सेकंड एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के, सो वो आ गए 1 2 3 4 5 6 7, ये एलिमेंट्स आ गए। अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। सो फंक्शन के लिए आपको क्या चाहिए कि एक यूनिक इमेज चाहिए। पहली बात तो सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और दूसरा यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 2 की इमेज क्या है, 1 है, 1 के अलावा कुछ और नहीं है जी। 4 की इमेज क्या है, वो 2 है, 2 के अलावा कुछ और नहीं है। 6 की इमेज क्या है, 3 है, 3 के अलावा कुछ और नहीं है। 8 की इमेज क्या है, 4 है, 4 के अलावा कुछ और नहीं है। 10 की इमेज क्या है, 5 है, 5 के अलावा कुछ और ना, 5 के अलावा और कोई इमेज नहीं है। 12 की इमेज क्या है, 6 है, 6 के अलावा कुछ और ना, नहीं है। 14 की इमेज क्या है, 14 की इमेज 7 है, 7 के अलावा और कुछ नहीं है। अब देखिए सेट ए में कोई एलिमेंट खाली है, नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट है सेट ए में जिसकी इमेज ना हो, ऐसा नहीं है। सेट बी में या फिर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सेट, ये फंक्शन हो गया, पहली बात तो ये हो गया फंक्शन, ये भी फंक्शन है। और इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया इसका सेट ए, और रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज हो गई सेट बी। ठीक है, डोमेन और रेंज भी हमने फाइंड आउट कर दिया। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में भी आपको एक फंक्शन गिवन है, सॉरी रिलेशन गिवन है। रिलेशन लिख लेते हैं हम पहले। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आपके 1 3 1 5 एंड 2 5। चलिए इसको भी सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। ये सेट ए हो गया जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1 1 यहां भी है, 1 यहां भी, 2 बार नहीं लिखेंगे, और 2। ठीक है जी। दूसरा सेट बी है, उसके एलिमेंट्स हैं आपके 3 5, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो 2 रिपीट करते नहीं हम सेट में। चलिए अब देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए पहले तो सेट ए में हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज क्या है, 3 है, और 1 की इमेज 5 भी है। अब देखिए यहां गड़बड़ हो गई, 1 की 2 इमेज, 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है, यानी कि इमेज यूनिक नहीं रही, उसकी एक से ज्यादा इमेज है, 2 इमेज होगी, एक 3 और एक 5। सो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। और ये फंक्शन नहीं होगा तो इसकी डोमेन और रेंज हमें लिखनी नहीं, क्योंकि उसने पूछा है कि इफ इट इज ए फंक्शन देन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये एक रिलेशन होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अब ये उसने बता रखा है कि ये रियल फंक्शंस हैं। रियल फंक्शंस मतलब उनका डोमेन जो है वो रियल नंबर का सेट है या उसका कोई सबसेट, और उनका रेंज जो है या फिर कोड डोमेन जो है वो भी रियल नंबर का सेट है या उसका कोई सबसेट। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है जब वो रियल फंक्शंस बोल रहा है। चलिए फर्स्ट पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स का नेगेटिव है, सो डोमेन तो हम यही लिख देते हैं इसकी। देखिए एक्स पे और कोई कंडीशन है नहीं, तो डोमेन तो इसका रियल नंबर का सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रियल नंबर का सेट, क्योंकि रियल नंबर, रियल फंक्शन वो बता रहा है, तो रियल वैल्यूज कोई भी रखते रहे, क्या फर्क पड़ना है, रियल वैल्यूज कोई भी रखते रहे हम, कोई फर्क नहीं पड़ना है इसके, आपको फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज मिलती रहेंगी। सो डोमेन तो हो गया रियल नंबर का सेट। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। रेंज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडुलस फंक्शन कैसे लिखते हैं वो देखना पड़ेगा। तो पहले मैं मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करता हूं। ये नेगेटिव साइन जो है इसको भूल जाइए एक बार। मॉडुलस फंक्शन, जब x की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होंगी तो मॉडुलस फंक्शन आपको x ही दे देगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज में वो कोई चेंज नहीं करता, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलती रहेंगी। बट जब x की वैल्यू लेस देन 0 होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी,
उस वक्त वो क्या करेगा, वो आपको -x दे देगा। 0 पे 0 मिल जाएगा आपको, तो वो कंडीशन बीच में लिख देता हूं, व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी जब, तो f ऑफ x क्या है, आपको पॉजिटिव वैल्यूज देगा तो पहले ही माइनस लगा देगा वो मॉडुलस फंक्शन, ताकि जब आप इस x की जगह जब जैसे मान लो x लेस देन 0 -1 रखा आपने, तो इस x की जगह -1 रखेंगे तो वो इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, आपको क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है अपनी मॉडुलस फंक्शन की। अब मॉडुलस फंक्शन भी इसने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, माइनस से, तो वो अब हम माइनस दोनों जगह इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहां, और यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है यानी मान लो मैं 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, 4 पुट करूं, कितनी भी वैल्यूज पुट करूं, उनके आगे माइनस आ जाएगा, तो आपको वैल्यूज मिलेंगी नेगेटिव इस केस में। ठीक है जी, नेगेटिव वैल्यूज मिल गई। इस केस में देखिए क्या होगा, इस केस में जब x लेस देन 0 है यानी आपको नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं। अब पर यहां ये पॉजिटिव हो चुका है, तो नेगेटिव वैल्यूज एज इट इज आपको नेगेटिव मिल जाएंगी। गॉट इट, ये वैल्यूज आपको क्या मिल जाएंगी, नेगेटिव मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि आपको हमेशा क्या मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यूज ही मिलेंगी। तो फंक्शन f के अंदर इस केस में x की आप कोई वैल्यू रखें, पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, फ्रॉम योर डोमेन R, आपको हमेशा वैल्यूज क्या मिलेंगी, नेगेटिव मिलेंगी। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी से नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी आपको अप टू 0, और 0 उसमें इंक्लूड कर लीजिए आप। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ये नोटेशन कहां से आया, देखिए ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट्स, उसमें डिस्कस किया जा चुका है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। वैसे इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट है, रियल नंबर के सबसेट्स जो हैं उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x की जो वैल्यूज मिल रही है ना आपको, यानी जो इमेज मिल रही है, वो आपकी लेस देन इक्वल्स टू 0 होंगी और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होंगी। क्वेश्चन देखिए, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5, ये फंक्शन है। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f। अब देखिए आपको वैल्यूज ऑफ f फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज ऑफ f का मतलब क्या है कि आपको x की वैल्यूज गिवन है और अंडर फंक्शन f उनकी इमेज क्या होगी वो आपको पता करनी है। तो फर्स्ट केस है f ऑफ 0, यानी कि यहां x की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो ये डोमेन में से एलिमेंट x की वैल्यू आपने उठा ली 0, रेंज में आपको इमेज मिलेंगी। सो अंडर फंक्शन f x की वैल्यू क्या होगी, सो f ऑफ 0 फंक्शन आपका क्या है, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई 0 0 0 माइनस 5 माइनस 5। सो f ऑफ 0 जो है वो आपको क्या मिल गया, माइनस 5। सेकंड केस देखिए, आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ 7, यानी अब x की वैल्यू क्या है, 7। सो 2 इंटू 7 माइनस 5, ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 5, ये आ जाएगी 9 वैल्यू। थर्ड केस देखिए, f ऑफ माइनस 3, f ऑफ माइनस 3 यानी x की वैल्यू अब क्या है, माइनस 3 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 5, सो माइनस 11। सो क्वाइट इजी, बहुत इजी है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन t, अब फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, स्मॉल t से, विच मैप्स। अच्छा, मैप्स का क्या मतलब हुआ, देखिए फंक्शन को मैप या मैपिंग भी बोलते हैं, मैप या मैपिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सेट से दूसरे सेट पे आप क्या कर रहे हो, मैप कर रहे हो। नोटेशन है, नोमेनक्लेचर है, हम भी यूज कर लेते हैं, तो घबराना नहीं है इसमें जब मैप्स आ जाए तो। ठीक है, फंक्शन को ही बोलते हैं। सो फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट्स। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट्स में भी नापते हैं। सो
ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। सो ये जो शोर सुनाई दे रहा है आपको, ये मेरा बेटा कर रहा है, 2 साल का है, अभी उठा है। सो पापा पापा कर रहा है। सो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ उसके पास। ओके, सो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आप मेजर करते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। उनके बीच में जो रिलेशन है, जो फंक्शन है, वो यहाँ गिवन है। ओके, फाइंड आउट क्या करना है आपको, T0 फाइंड आउट करना है। सो पहला केस, जब आपको T0 से मतलब क्या है कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर जो है वो 0 है। यहाँ C की वैल्यू क्या है, 0 है। C इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, ओके। सो रिलेशन है अपना, या मैं गलत बोल रहा हूं, फंक्शन है अपना Tc इक्वल्स टू 9C/5 प्लस 32। सो T0 जब C की वैल्यू 0 है तो वैल्यूज क्या आएंगे आपके पास, 9 इंटू 0/5 प्लस 32। ये 0 हो गया, 0/5 0, और आंसर आ गया आपका 32। तो T0 की वैल्यू आ गई 32, यानी कि 0 की इमेज अंडर दिस फंक्शन T क्या है, 32। मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम बोलेंगे इसको। सो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, T28। सो इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, अब कितना है, 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। सो 28 इंटू 9 कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 252 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ये डिवीजन आ जाएगा 50.4 प्लस 32 इक्वल्स टू, कर दीजिए ऐड, कितना हुआ ये, 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये रिलेशन है आपका। ओके, थर्ड वैल्यू देखिए, थर्ड पार्ट में है T-10। सो वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं डायरेक्ट, 9 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 इक्वल्स टू, सो ये -18 आ जाएगा प्लस 32, -18 32 -18 हो जाएगा। देखिए कितनी वैल्यूज आएंगी, 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ केस है, द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज 212। अब देखिए इसमें कंडीशन इसने क्या दी है कि फंक्शन की वैल्यू दे दी इसने, TC इज 212। सो फंक्शन क्या है, TC इक्वल्स टू 9C/5 प्लस 32। TC की वैल्यू इसने प्रोवाइड कर दी, कितनी है, 212 इक्वल्स टू 9C/5 प्लस 32। C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो 212 माइनस 32 इक्वल्स टू 9C/5। सो 212 माइनस 32 कितनी वैल्यूज आएगी आपके पास, 180 इक्वल्स टू 9C/5। और थोड़ा सा जगह ले लेते हैं हम, सो या इधर लिख देता हूं आपको, 9C/5 इक्वल्स टू 180, 9C इक्वल्स टू 180 इंटू 5 एंड C इक्वल्स टू 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। सो ये 20 टाइम्स चला जाएगा और 100। तो C की वैल्यू आ गई 100। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन सभी फंक्शंस की रेंज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट फंक्शन देखिए, f of x इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन 0। सो दो कंडीशन गिवन है, एक तो रियल नंबर है x, दूसरा x पॉजिटिव वैल्यूज हैं आपके पास, x ग्रेटर देन 0। सो रेंज क्या होगी, रेंज हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। तो ये वैल्यूज कितनी आएंगी, कहां कहां तक आ सकती हैं, वो सारी कैलकुलेट करनी है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, जो एज पॉइंट गिवन है ना, सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। तो x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू 0 नहीं है। इक्वल्स टू 0 होता तो क्या होता, पुट करके देख लेते हैं, y इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 0 0।
तो आंसर आ जाता 2। कब आ जाता है? जब x इक्वल टू 0 होता है, बट x इक्वल टू 0 नहीं है। 0 नहीं है तो क्या होगा? उससे बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू क्या ले सकते हैं? 0.0000001, बहुत छोटी वैल्यू, बट 0 से बड़ी है। तो उस केस में क्या होगा? 2 से थोड़ा कम आंसर आ जाएगा हमारा। 0 होने पे 2 आ जाता, पर 2 से अब थोड़ा कम आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3x फिर बढ़ जाएगी ना। 3x माइनस में है, 2 माइनस 3x है, तो x की वैल्यू अगर आप 0 से थोड़ी बड़ी लेंगे तो 3 से उसको मल्टीप्लाई किया तो वो थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 से कम आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सो एक एज पॉइंट आ गया आपके पास 2 कि 2 नहीं मिलेगा, 2 से कम मिलेंगे। ओके, फिर आगे वैल्यूज पुट कीजिए। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू 1 पुट की, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1 मिल जाएगा आपको, तो 2 से कम ही है ये वैल्यू। ठीक है जी, x की वैल्यू पुट की आपने 2, सो 2 माइनस 3 इंटू 2, 2 माइनस 6, तो वो कितनी हो जाएगी? -4, यानी नेगेटिव वैल्यू मिली आपको। सो आप ऐसे जितनी भी वैल्यूज x ग्रेटर देन 0, जितनी भी वैल्यूज पुट करेंगे आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो ये कहां तक पहुंचेगा? ये कहां तक जाएगा? देखिए, ये 2 से -इंफिनिटी तक जाएगा। तो जो आपकी रेंज होगी उसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है, सो मैं ओपन इंटरवल यूज करूंगा। -इंफिनिटी भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते तो वहां भी ओपन इंटरवल यूज करेंगे। सो ये रेंज हो जाएगी, ये जो सबसेट है रियल नंबर का, ये रेंज हो जाएगी आपके फंक्शन की। सेकंड फंक्शन है हमारा ये f(x = x² + 2)। तो इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है हमें। रेंज यानी कि f(x) की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए, डोमेन क्या है? डोमेन रियल नंबर का सेट है, बता चुका है वो हमें। सो रियल नंबर में आप क्या पुट कर सकते हैं? नेगेटिव वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आप पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो जब 0 लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे, तो f(0) हमें क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। 0² 0, 0 + 2 2 2 मिल जाएगा हमें। तो एक वैल्यू 2 मिल गई। अब मान लीजिए आपने लिया +1 ले लिया, तो +1 लेते ही 1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 3 मिल गया। -1 लेते ही -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 2 3, तो वो ही पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, और बढ़ती हुई वैल्यूज मिलेंगी आपको। देखिए, 2 लेंगे तो 6 मिल जाएगा, -2 लेंगे तो भी 6 मिल जाएगा। इस तरीके से वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो सबसे छोटी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या होगी? 2 होगी। गॉट इट? समझ गए? सो 2 इंक्लूडेड क्लोज्ड इंटरवल के साथ। और कहां तक जाएंगी वैल्यूज? क्योंकि रियल नंबर का सेट है डोमेन, तो आप रियल नंबर की सारी ही वैल्यू उठा सकते हैं उसमें से, और इंफिनिटी तक आपकी वैल्यूज चली जाएंगी। सो ये ओपन इंटरवल, इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल ही लगेगी हमेशा, क्योंकि वो नंबर आपको पता नहीं कितना है। तो उस पर क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते हम कि वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो इंफिनिटी पे आप हमेशा ओपन इंटरवल रखें, 2 इसमें इंक्लूड होगा। सो ये रेंज हो गई फंक्शन की आपकी 2 से इंफिनिटी तक। थर्ड पोर्शन देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। f(x = x), x रियल नंबर है। सो थर्ड फंक्शन जो है आपका, थर्ड फंक्शन है f(x = x), और x क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, सो रेंज क्या मिलेगी आपको? रेंज x का डोमेन जो है वो रियल नंबर का सेट है। x का डोमेन है रियल नंबर का सेट है, और जो वैल्यू आप उठाएंगे x की, वही आपको इमेज में मिल जाएगी। तो इमेज भी क्या होगा आपका? रियल नंबर का सेट, यानी रेंज भी क्या होगी? रियल नंबर का सेट। गॉट इट? ओके।